हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ डेली 10 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की। तो इस वीडियो में हम फिर से नए 10 नए प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि मैंने फिर से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से ही लिए, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, तो हमारे चैनल को इसी भी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारत ने मंगल मिशन कब शुरू किया था? तो भारत ने अपना मंगल अभियान, जो मंगलयान वाला था, वो कब शुरू किया था? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं: 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013। 2013 में भारत का मंगल मिशन शुरू हुआ था। इसी साल भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगल मिशन को प्रक्षेपित किया था, और इसमें जो प्रक्षेपण यान का यूज किया गया था वो पीएसएलवी था। ये भी याद रखना जरूरी है कि जो मंगलयान था वो पीएसएलवी के द्वारा प्रक्षेपित हुआ था। जो प्रक्षेपण यान मंगलयान में यूज किया गया था वो पीएसएलवी था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत से पहले कौन से देश मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं? तो भारत से पहले वो कौन कौन से देश हैं जो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं: अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और ऑल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा। भारत से पहले ये तीनों ही देश, जो तीनों स्पेस एजेंसीज हैं इन देशों की, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ, इन तीनों ने मंगल ग्रह की कक्षा में अपने सैटेलाइट पहुंचा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, परिक्रमा पथ के आधार पर उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सैटेलाइट होते हैं वो परिक्रमा पथ के आधार पे कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं: 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इसके नाम भी मैं बता देता हूँ कि परिक्रमा पथ के आधार पे जो उपग्रह होते हैं, जो पहला होता है वो होता है निम्न भूकक्षीय उपग्रह। दूसरा जो होता है वो होता है सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। तीसरा भू तुल्यकालिक उपग्रह। और चौथा जो होता है वो होता है दीर्घवृत्तीय मोलानिया कक्ष। तो ये चार उपग्रह होते हैं परिक्रमा पथ के आधार पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न भूकक्षीय उपग्रह की ऊंचाई सीमा कितनी होती है? तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि परिक्रमा पथ के आधार पे जो उपग्रह होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है वो निम्न भूकक्षीय उपग्रह है। तो इसकी ऊंचाई सीमा कितनी होती है, यानी ये कितने रेंज के बीच में रहता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं: 200 से 600 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर और 500 से 39,834 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 200 से 600 किलोमीटर हो जाएगा। यानी निम्न भूकक्षीय उपग्रह की जो ऊंचाई सीमा होती है, जो रेंज होती है, वो 200 से 600 किलोमीटर होती है। बाकी ऑप्शंस मैंने जो बाकी चार टाइप के, तीन टाइप के हैं, उन्हीं की सीमा ली है। तो जो बी है 500 से 1000 किलोमीटर, ये दूसरा जो होता है सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, तो इसकी रेंज है 500 से 1000 किलोमीटर। जो तीसरा होता है भू तुल्यकालिक उपग्रह, उसकी रेंज 36,000 किलोमीटर है। ये फिक्स रहता है, 36,000 किलोमीटर पे ही होगा भूतुल्यकालिक उपग्रह। जो चौथा है दीर्घवृत्तीय मोलानिया कक्ष उपग्रह, तो उसकी जो रेंज होती है वो 5,000 से 39,834 किलोमीटर होती है। तो ये चार ऑप्शंस आप ज़रूर याद रखिएगा, किसकी क्या सीमा है। निम्न भूकक्षीय की 200 से 600 किलोमीटर रहती है, और उसके बाद जो सौर तुल्यकालिक है उसकी 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज रहती है। जो भूतुल्यकालिक है उसकी 36,000 किलोमीटर रहती है, ये फिक्स रहती है। और जो चौथा है दीर्घवृत्तीय मोलानिया कक्ष उपग्रह, उसकी 500 से 39,834 किलोमीटर की रेंज रहती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत का सबसे पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो भारत के पास अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो जीएसएलवी है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जो दूसरा, जो उससे पिछला वाला है पीएसएलवी, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो उससे पहले वाला है एएसएलवी, यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो सबसे पहला है एसएलवी, यानी इसका आंसर भी यही होगा, एएसएलवी, जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले इंडिया के पास सैटेलाइट आया था, एसएलवी आया था, उसके बाद एएसएलवी, उसके बाद पीएसएलवी, उसके बाद जीएसएलवी। तो मैंने इसको इसी तरह असेंडिंग फॉर्म में ही दिया है, जिससे आपको याद रहे ये ऑप्शंस भी। तो इसका सही आंसर एसएलवी हो जाएगा, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत के पहले सैनिक उपग्रह टीईएस को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का जो सबसे पहला सैनिक उपग्रह है टीईएस, जिसको निगरानी के लिए बनाया गया था विभिन्न बॉर्डर्स की। तो टीईएस का वैसे फुल फॉर्म मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट इसको कहा जाता है। तो ये पहला सैनिक उपग्रह था। तो इसको किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं: पीएसएलवी, C3, SLV3, जीएसएलवी और एएसएलवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो C3 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, PSLV-C3। इसके द्वारा PSLV-C3 के द्वारा टीईएस को प्रक्षेपित किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से किसमें द्रव तथा ठोस दोनों ईंधनों का उपयोग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, SLV और ASLV, दूसरा है PSLV एंड GSLV, तीसरा है GSLV और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं SLV, ASLV, PSLV और GSLV, उनमें किन टाइप का ईंधनों का उपयोग होता है। तो हालांकि इसमें हम क्वेश्चन में सिर्फ द्रव तथा ठोस दोनों का किस में होता है सिर्फ ये पूछा गया, लेकिन हमें चारों के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैं चारों का बता देता हूँ। तो जो SLV होता है इसमें सिर्फ ठोस का यूज होता है, यानी सॉलिड जो ईंधन होता है उसका यूज होता है। दूसरा ASLV है, उसमें भी सॉलिड का ही यूज होता है। लेकिन जो PSLV और GSLV है इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों ईंधनों का उपयोग होता है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि PSLV और GSLV, यानी कि जो ठोस और द्रव दोनों ईंधनों का जिसमें यूज होता है वो PSLV और GSLV है। बाकी SLV और ASLV में सिर्फ लिक्विड का यूज होता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में इनमें से किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग मेनली GSLV में किया जाता है। इसमें जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों केमिकल का यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक पद्धति में। बेसिकली इसमें हाइड्रोजन और केमिकल को लो टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में पहली बार कब क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। तो क्रायोजेनिक पद्धति सबसे पहले भारत में कब आई। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो 2006 है, दूसरा 2009 है, तीसरा 2013 है, चौथा 2003 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2006 हो जाएगा, यानी भारत में पहली बार क्रायोजेनिक पद्धति का उपयोग जो है 2006 में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1954, 1948, 1956 और 1960। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1948 हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि किन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, डॉक्टर होमी जे भाभा, और 1948 में हुई थी। तो ये थे आज की वीडियो के 10 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो इसी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।